नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर के बाद बालाघाट जिले में अलर्ट, जंगली क्षेत्रों में बढ़ाई गई सर्चिंग। खुरसौड़ी के पास कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। जिले में भी मनाया जा रहा है छठ पर्व, गुरुवार को डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ। परिवहन विभाग द्वारा की जा रही बसों की जांच, 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला। 2 स्कूल बस सहित 4 बसें जब्त। छात्र संघ चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम, छात्र छात्राओं को दी गई चुनाव संबंधी जानकारी। महिला कोच में सफर करने वाले 10 पुरुषों से वसूला गया 5,000 रुपए जुर्माना। और मुख्यमंत्री के सड़क संबंधी बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। भाजपाइयों ने कहा बहुत अच्छी है सड़कें, तो कांग्रेसियों ने कहा गलत बयान दे रहे हैं सीएम। और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। इस एनकाउंटर के बाद वहां के अन्य नक्सलियों के बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश की संभावनाओं को देखते हुए जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि इस एनकाउंटर के बाद नक्सलियों के भागकर बालाघाट की ओर आने की संभावना को देखते हुए पुलिस द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सर्चिंग टीमें जंगलों में लगा रखी है और बालाघाट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सर, राजनांदगांव जिले में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया सर, और ये देखा गया है कि सर जैसे उधर साइड में एनकाउंटर होता है तो यहाँ पे ज़्यादा घुसपैठ हो जाती है। इस तौर पे एहतियात के तौर पे क्या बरता जा रहा है? कल राजनांदगांव जिले के मानपुर डिवीज़न में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी कंटिन्यू सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं तो कभी नक्सली भाग करके दबाववश बालाघाट की सीमा में भी प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तारतम्य में बालाघाट पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत में सर्चिंग टीमें जंगलों में लगा के रखी है और पूरी तरह से बालाघाट पुलिस अलर्ट है। बालाघाट गोंदिया मार्ग पर खुरसौड़ी के पास बीती रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राहुल जामड़े मुंबई का रहने वाला था। वह हाइड्रोलिक एक्सल वाहन में वायरमैन के रूप में सवार था। इस वाहन के ड्राइवर रमाशंकर तिवारी ने बताया कि वे हाइड्रोलिक एक्सल वाहन में बड़ा ट्रांसफार्मर लेकर अहमदाबाद से उड़ीसा जा रहे थे। रात में राहुल वाशर उठाने नीचे उतरा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। रमाशंकर। कहाँ रहते हैं आप? यूपी। कहाँ से आ रहे थे और ये कौन थे जो अहमदाबाद से आ रहे थे और उड़ीसा जा रहे थे, जिसमें वो वायरमैन था, वायर उठाने वाला, इलेक्ट्रिक वायर उठाने वाला। तो क्या था सामान गाड़ी में? ट्रांसफार्मर है, बिजली का ट्रांसफार्मर बड़ा। अच्छा, कितने बजे की घटना ये लगभग 3-4 की है। कहाँ की बात है ये? इतना तो नहीं मालूम। तो कैसे क्या हादसा हुआ, कैसी जानकारी? वो वायर उठाने के लिए नीचे उतरा गया, इसके बाद इतनी स्पीड में लगभग 100-110 की स्पीड में आई गाड़ी। उसका कुछ हम लोग देख ही नहीं पाए, सिर्फ भड़ाम से आवाज़ आई बस। किधर से आ रही थी गाड़ी? गाड़ी उधर गोदिया साइड से आ रही थी। क्या बताया? ASI सुभाष सिंह ठाकुर, थाना ग्रामीण नौगांव। सर, कैसी जानकारी लगी थी? ये सूचना इनके द्वारा सूचना दी गई ये थाने में आके कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है खुरसौड़ी और कन्हड़गांव के बीच में रात्रि में। तो वहाँ पर तत्काल मौके पर ASI विजय पाटिल पहुँचे, जाके देखे और क्या कहते हैं बॉडी को लाके यहाँ शिफ्ट करवाए और इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई कि अहमदाबाद से उड़ीसा ट्रक में वो लेकर जा रहे थे ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर। जो वायरमैन था इनका, तो कन्हड़गांव के बीच में वायरमैन को इनने वायर उठाने के लिए नीचे भिजवाया। उसी समय गोंदिया की ओर से एक कार आई और उसने काफ़ी तेज गति से चलाकर उसने ठोस मार दिया, जिससे उसी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। क्या नाम है सर? राहुल जामदाड़े। कहाँ का रहने वाला है ये? वो महाराष्ट्र बम्बई, इसका महाराष्ट्र का बॉम्बे का रहने वाला है। पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्यदेव की विशेष उपासना का पर्व छठ जिले में भी उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस पर्व के तीसरे दिन गुरुवार शाम को पावन सलीला वेनगंगा के तट पर आधा सैकड़ा से अधिक व्रतधारियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस पर्व के चौथे दिन शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और व्रत का पारण किया जाएगा।
आपको बता दें कि यह व्रत उत्तर भारतीय परिवारों द्वारा किया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इस पर्व की छटा देखते ही बनती है। आपका नाम बताएं। अनिल ठाकुर बब्बा, पार्षद हैं आप? हाँ, पूर्व पार्षद, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, सर अभी भावी पार्षद है हमारे। ये देखा गया कि आप लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसा पर्व रहता है आप? ये हमारा छठ पूजा होता है, त्योहार मतलब दिवाली की षष्ठी के दिन पूजा होती है आखिरी, और ये चतुर्थी चालू होता है, नहाना खाना से होता है और खाना होता है। जैसे कल का दिन गया उस दिन उपवास रह के रात में से 8 बजे पूजा होती है। उसके बाद नदी में आज डूबते सूरज को हम पूजा करते हैं पहले दिन, आज जिसको अर्घ दिया जाता है, और कल होगा पारण सुबह। उपवास कल छूटेगा, मतलब परसों जो उपवास नहीं है, जो उपवास करती है नदी में, वो परसों उपवास छोड़ेंगे कल सुबह। कैसा व्रत रहता है इसका? इसका महत्व ये भी है कि जैसे त्वचा रोग जो होता है, ये महाभारत काल में बताया गया कि कृष्ण जी ने अपने पुत्रों को बोले, जब उनको कुष्ठ रोग हो गया था तो बोले सूर्य की उपासना करें, तो वहाँ से षष्ठी पूजा की उपासना चालू हुई। तो उन्होंने उनके बेटे ने षष्ठी पूजा की जब उपासना की तो उनका कोढ़ तत्काल, और ये पर्व ऐसा है जो तत्काल आपको कुछ ना कुछ प्रभाव देगा, जो करता है उसको उसका फल तुरंत तत्काल मिल जाता है। आपका नाम बताएं। आशा सिंह ठाकुर। मैडम, आज जो पूजा चल रही है किसकी पूजा है ये सूर्य भगवान की पूजा, छठ मैया के नाम से। क्या विधि रहती है इसकी, क्या महत्व है इसका? ये पूजा बहुत ही पावन है, ये 4 दिन का व्रत है। बाकी इसके नियम हम लोग 1 महीना पूरा कार्तिक भर मानते हैं, पर 4 दिन की कठिन पूजा है ये। सबसे पहला दिन रहता है ये जो लौकी और चावल और चने की दाल की सब्जी खा के शुद्धिकरण करते हैं, वही खा के फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत रहता है, उसको खड़ना कहते हैं। पहला दिन संजत कहलाता है, दूसरा दिन खड़ना कहलाता है। उस दिन खीर और पूड़ी की घर में पूजा होती है शाम को। तीसरा दिन है ये आज निर्जला व्रत है पूरा, और शाम को ये पकवान जो घर में बनती है और बाहर का सिर्फ फल रहता है, और वो फल फूल और घर के पकवान से पूरे सूपों में उनकी सजाते हैं और वो उनको समर्पित करते हैं पूजा छठ सूपा में सजा के। और फिर ये पूजा डूबते सूरज की होती है पहले दिन,
अब दूसरे दिन कल सुबह उगते हुए सूरज की सुबह पूजा होगी। हम फिर से आएंगे और निर्जला ही रह के और उसके बाद उनका व्रत करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, दूध पानी से अर्घ देते हैं, पूरा फल फूल घर का पकवान सूपा में सजाकर, और उसके बाद यहीं पर हम होम करते छोटा सा, और उसके बाद हम इसी वैनगंगा तट पे पानी और शरबत पी के अपने व्रत को 4 दिन के व्रत को खोलते हैं। क्या मान्यता रहती है इस व्रत को करने से? इस व्रत करने से कहते हैं कोई भी रोग, दोष, अन्न, धन, संपत्ति, दुख, दरिद्रता सब समाप्त हो जाता है और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। घर में सुख शांति पूरा बाल बच्चे सब परिवार जो भी इनके सामने अगर आप अर्जी लगाओ जरूर पूरा। शासन से मिले निर्देशों के तहत जिले के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसके तहत गुरुवार को पीजी कॉलेज प्रबंधन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को चुनाव संबंधी सभी जानकारियां दी गई। इसके अलावा प्रबंधन ने छात्र छात्राओं के चुनाव संबंधी सवालों के जवाब भी दिए। डिग्री कंप्लीट होने और दूसरी डिग्री के एडमिशन के बीच वाला नहीं होना। मतलब ये है कि वो सही योग्यता रखता हो, उसका 12वीं कक्षा समय क्या और जो हमने बताया, लेकिन इस प्रकार से उसकी आयु होने है वो पूरा LLB की कक्षा की बात और इसीलिए ये लागू हुआ 9-10 के पूर्व का नहीं। तेजी से चल रही इस चुनाव प्रक्रिया के बीच छात्र संगठनों ने अपने चुनाव प्रचार में भी तेजी लाई है। विभिन्न छात्र संगठन के प्रतिनिधि प्रत्येक छात्र छात्राओं से संपर्क कर उन्हें अपने छात्र संगठन में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एबीवीपी छात्र संगठन के जिला संयोजक निशांत सोनी ने चुनाव संबंधी अपने मुद्दे सामने रखे। क्या नाम सर आपका? निशांत सोनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक बालाघाट। कितने नाम निर्देशन पत्र जमा कर रहे हैं आज आप? जैसे कि अपने महाविद्यालय में 58 सीटों में सीआर का नामांकन होने जा रहा है, सभी 58 क्लासेस में विद्यार्थी परिषद इस बार चुनाव लड़ाएगा। जैसे पिछले बार विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की थी, इसी प्रकार इस वर्ष भी विद्यार्थी परिषद की पूर्ण बहुमत से जीत महाविद्यालय में होगी और पूरे जिले भर के जितने भी महाविद्यालय हैं 11-12 महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़वा रही है। क्या मोटो रहेगा, किस मोटो को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? विद्यार्थी परिषद जो चुनाव लड़ रही है उसमें छात्र हित की बात विद्यार्थी परिषद कर रही है। महाविद्यालय में जो अभी एडमिशन हुए हैं उसके चलते बहुत समस्याओं का सामना छात्र छात्राओं को करना पड़ा है, तो उसके लिए एक जिले में एक नया कॉलेज खोला जाए शासन के द्वारा। एक LLB की जो अपने यहाँ पे क्लासेस लगती हैं उसके लिए एक नया बिल्डिंग का आवंटन हुआ था, जो कि अब तक की उनकी नई बिल्डिंग बनी नहीं है, वो भी एक नई बिल्डिंग बने, ऐसा विषय लेके हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं। आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जी। अच्छा, ये भी देखा गया कि कॉलेज में कुछ समस्या पढ़ाई भी नहीं हो पाती, टीचर। हाँ, ये सभी समस्याएं हैं कि जैसे प्राध्यापक नहीं है। जैसे हमने अभी पिछले महीने एक आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, सभी को पता है विषय, तो उसमें हमने विषय भी रखा था कि अधिक से अधिक प्राध्यापकों की नियुक्ति महाविद्यालय में हो। जिस कॉलेज में प्राध्यापक नहीं है उस कॉलेज में प्राध्यापक की नियुक्ति हो, ऐसे विषय रखे गए थे और ऐसे विषय लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस चर्चा में NSUI के जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने चुनाव संबंधी अपनी रणनीति बताते हुए कॉलेज के कुछ प्रोफेसरों पर भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। मेरा नाम दयाल वासनिक है, मैं NSUI जिलाध्यक्ष हूँ बालाघाट से और LLB लॉ का स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर। क्या मोटो को लेकर के चुनाव लड़ता है? आज जैसे कि विगत कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि NSUI अपने विगत 3-4 सालों से और जो सरकार की जो जन नीति है जो सरकार की उसने जो उसको उठाने पर जो असक्षम रही है उसके विरोध में NSUI हमेशा काम करते आई है और सरकार छात्र हित में हमेशा NSUI के द्वारा सपोर्ट कर रही है। तो NSUI जो आज मोटो को लेकर जो खड़े हो रही है उसका मेन उद्देश्य है कि छात्र हित में जितने भी काम हो रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं और कई सारे जो स्कैम सामने आ रहे हैं, वो चाहे वेपन घोटाला हो, चाहे हवाला कांड हो, चाहे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम हो, चाहे सीट बढ़ने में बहुत सारी असमर्थता हो, उनको लेकर मैं आज NSUI पूरे बालाघाट ज़िले में चुनाव लड़ रही है। और उनका मेन उद्देश्य है कि बालाघाट ज़िले में हर कॉलेजों में एक कैंटीन की व्यवस्था हो, बालाघाट जिले में एक ऑटोनोमस की मांग हो, अलग से एक साइंस कॉलेज हो। इन्हीं मूलभूत उद्देश्य को लेकर मैं NSUI आज मैदान में उतरी है। आज हम लोगों ने
पूरे छात्र संगठन NSI के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि बालाघाट जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय PG कॉलेज में कुछ प्रोफेसरों के द्वारा महाविद्यालय में भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के लिए काम किया जा रहा है, RSS के लिए काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि बच्चों से हमको शिकायत मिल रही है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप खड़े मत होइए और उनके आपके CC के नंबर काट दिए जाएंगे करके, आप खड़े मत होइए और उनको सपोर्ट करिए, हम अपने हिसाब से संगठन को सपोर्ट करेंगे करके। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को अवगत कराने का काम कर रहे हैं कि यदि ऐसा कोई भी प्रोफेसर बीजेपी के वश में आके काम कर रहा है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए और उनको यहाँ से चुनाव से उसको निष्कासित करना चाहिए। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने चुनाव संबंधी प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक द्वारा प्रोफेसरों पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार व बेबुनियाद बताया है। सर, आज दावे आपत्ति फॉर्म वापस लिए जाने का था, कितने फॉर्म आए हैं सर और कितने वापस लिए? दावा आपत्ति के लिए फॉर्म तो नहीं आए, 1-2 बच्चों ने अपने स्पेलिंग मिस्टेक का बताया तो हम लोग करेक्शन करवा दे रहे हैं, उनसे नोट कर ले लिया है। सर, आज प्रशिक्षण में क्या बता रहे हैं? ये हम लोग को ऊपर से निर्देश थे। एक हम लोग की मीटिंग हुई थी परसों जबलपुर में AD ऑफिस में, तो वहाँ एक केवल छात्रों की सुविधा के लिए कि उनको पूरी प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाए, समय सारणी से अवगत करा दिया जाए और विशेष रूप से जो योग्यताएं हैं और आचार संहिता। सर, एक संगठन द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि यहाँ के प्रोफेसर उनके द्वारा भगवाकरण किया जा रहा है कॉलेज में। नहीं, आरोप तो सरासर गलत इसलिए है कि जिन शिक्षक का नाम लिया गया वो हमारे बहुत मेहनती और बहुत सिंसियर व्यक्ति हैं। और ये जो नोटिस की मैंने बात की अभी, मैंने उनसे इसलिए चर्चा कर ली, ये बात मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ क्लास में ये बोला था कि सभी बच्चों के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है तो आप लोग उसमें आ सकते हैं, इतनी भर बात बोली। बाकी जो आरोप जो लगा है बिल्कुल निराधार। कलेक्टर DV सिंह के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा ने यातायात पुलिस की मदद से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में यात्री वाहनों की आकस्मिक जांच की जा रही है। गुरुवार को इस जांच के दौरान 20,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया और 2 स्कूल वाहन के अलावा 2 बसों को जब्त कर लिया गया। कौन की गाड़ी है? परमिट की गाड़ी है क्या? कंप्लीट है। ये किसकी फाइल है? लाइसेंस है। रखो, उनसे बात कराओ मेरी। बंद करूँ ड्राइवर कौन है? भाई कौन भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका परमिट ना हो यार, इतनी उम्मीद तो है ही नहीं है मुझे। 14 महीने की रजिस्टर्ड। अरे वही तो मुझे यार। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, कैसी क्या चेकिंग है? सभी गाड़ियों की चेकिंग करना है, चेकिंग कार्ड परमिट है। बहुत दिनों से शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि परमिट नहीं है, गाड़ियों के फिटनेस नहीं है, क्यों ना इनका चेक कर लिया जाए, चेक किया जा रहा है। सर, ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जिनकी फिटनेस? कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली अभी तक तो आपके समक्ष में, और किसी का जिसका परमिट ना हो, फिटनेस ना हो, सारी गाड़ियाँ कंप्लीट हैं अभी जो चेक की हैं। वर्तमान कंडीशन की बात करें तो अभी हाँ कोई ऐसी। सर, अब तक कितनी गाड़ियों पर जुर्माना लगा दिया गया? अभी तो आया ही हूँ। मिलती जैसे अपराध जिस पे मिलता है उस पर घटित होगा। इसमें सभी गाड़ियों की चेकिंग हुई है, बस, 2 व्हीलर, पिकअप, लोडिंग, सभी चीज़ों की चेकिंग हुई है। हम चेकिंग के दौरान क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोग इनके पेपर देख रहे हैं, इसमें परमिट, फिटनेस, बीमा, इंश्योरेंस और PUC देख रहे हैं। मतलब ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जो फिटनेस में नहीं है और कितनों पे कार्रवाई की गई है? मोस्टली गाड़ियों का फिटनेस होगा क्योंकि ये लोग लॉन्ग टूर वाली गाड़ियाँ हैं, बसें जो रहती हैं वो लॉन्ग टूर वाली रहती है, इनको अपने पेपर कंप्लीट करके जाना ही होता है। और RTO साहब लगातार चेकिंग कर ही रहे हैं, जिनकी नहीं मिलेगी उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज संयुक्त कार्रवाई की गई RTO और यातायात विभाग के द्वारा, कितने लोगों पे वसूला गया है? अभी तो शुरुआत की है, अभी देख रहे हैं पेपर, जितने लोगों को चेक किए लगभग सभी के कंप्लीट मिले हैं। त्योहारों के चलते रेलों में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
ऐसे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को चलाए गए इस अभियान के तहत बालाघाट से गोंदिया के बीच सहायक उप निरीक्षक मितेश सिंह द्वारा महिला कोच और पायदान पर सफर कर रहे 10 लोगों को पकड़ा गया। इन्हें रेलवे न्यायाधीश के समक्ष पेश कर 5,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट में गुरुवार को प्राइवेट स्कूल के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीआरसी नरेंद्र राणा ने प्राचार्यों को शासन के निर्देशों की जानकारी दी और उनसे कहा कि वे अपने स्कूल में कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन करवाएं और पूरी जानकारी दें। श्री राणा ने स्कॉलरशिप और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संबंध में भी जानकारी दी। वो शहर में आ गया है तो वो पात्र नहीं होगा। हाँ, उसे पात्र नहीं होगा। तीनों शहरी कहलाएगा, मगर क्या होगा, वो तीसरी सिर्फ शहरी में ही पढ़ने को होना। सर आपका परिचय बताएं। मैं नरेंद्र राणा, बीआरसी बालाघाट। सर आज प्राइवेट संस्थानों के टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस टाइप का प्रशिक्षण और क्या उद्देश्य को लेकर के दिया जा रहा है? अशासकीय संस्थाएं हैं, इनकी हमने उनके प्रधान पाठकों की प्राचार्यों की बैठक यहाँ रखी है, क्योंकि क्या है 2-3-4 महत्वपूर्ण जानकारी इनको देनी थी। पहला तो नवोदय के फार्म हमें भरने हैं। इस बार नवोदय की जो प्रक्रिया थोड़ी बदल गई है। पहले नवोदय के मैनुअल फार्म भरे जाते थे, लेकिन इस वर्ष से इसके ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। तो इनको ऑनलाइन फार्म भरने के लिए हमने निर्देशित किया है कि हर बच्चा जो है वो नवोदय की परीक्षा में शामिल होना चाहिए, उसमें आपको सहयोग करना है। दूसरा कि समग्र पोर्टल पर 100% मैपिंग के साथ में रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो तत्काल जो है 30 तारीख तक 100% रजिस्ट्रेशन के लिए भी इनको हमने निर्देशित किया है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि जो आरटी के तहत निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं तो उनके इस बार आधार लिंक हो रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी दे दी गई है कि समस्त बच्चों के आधार नंबर जो है उसे लिंक करना है, और जिनके आधार नंबर लिंक नहीं होंगे उन बच्चों की राशि जारी शासन नहीं करने वाली है। तो इस तरह से, और हमने और एक सावधानी बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि आपके यहाँ जो भी कर्मचारी काम करता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या टीचर हो या ड्राइवर कंडक्टर हो, कोई भी हो, उनका आप वेरिफिकेशन करा लें और बिना वेरिफिकेशन के आप कर्मचारी न रखें। और इसका प्रमाण पत्र भी हम इनसे जमा करवा रहे हैं कि समस्त कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। ऐसा प्रमाण पत्र हम अपने ऑफिस में समस्त संचालकों से जमा करा रहे हैं। कला साहित्य एवं रंगमंच की अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त संस्था संस्कार भारती के तत्वाधान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय कला संगम में भाग लेने एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रवाना हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रणय श्रीवास्तव, राजेंद्र शुक्ल, अशोक सागर मिश्र, अमर सिंह ठाकुर, श्रीमती प्रीति बरखा और सुश्री अलका चौधरी शामिल हैं। इन प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन कर उन्हें कुरुक्षेत्र के लिए विदाई दी गई। 28, 29, 30 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे संस्कार भारती के माध्यम से अखिल भारतीय कला साधक संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लगभग 1000 कलाकार वहां पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें रंगोली कला, मूर्ति कला, चित्रकारिता और नृत्य कला, वादन, गायन, अभिनय, इसके साथ ही गीता के जो 18 अध्याय हैं उसका मंचन भी वहाँ पर किया जाएगा और चित्रांकन के माध्यम से पूरी प्रस्तुतियाँ वहाँ दी जाएंगी कलाकारों के द्वारा। इस अवसर पर संस्कार भारती ने पूरे प्रदेश में जो प्रमुख नदियाँ हैं, हमारे जितने भी 23 राज्यों का संगम है, तो 23 राज्य के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की प्रमुख नदियों का जल वहाँ लेकर आएंगे। और जो कुरुक्षेत्र जहाँ पर यह संगम होने जा रहा है, वहाँ पे सरस्वती जी का उद्गम स्थल माना गया है, जो लुप्त प्राय स्थिति में है। वहाँ पर यह समस्त नदियों का जल प्रवाहित किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से बालाघाट जिले से मैं प्रणय श्रीवास्तव, जो विभाग संयोजक हूँ संस्कार भारती का, राजेंद्र शुक्ल सहज, श्री अशोक सागर मिश्र, श्री अमर सिंह ठाकुर और प्रीति बरखा जी, ये इतने प्रतिनिधि जो है ये बालाघाट जिले से जा रहे हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पर पहले पूर्व में सांसद महोदय के निवास स्थान पर सर्राटी नदी का जल। लालबर्रा के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली गई, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद बोध सिंह भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन और जनपद अध्यक्ष किरण मरावी की प्रमुख उपस्थिति में यह बैठक हुई। इस बार उसके पौधरक्षक शब्द का उपयोग किया गया है। पानी की देखरेख करने के लिए एक
हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए एक पौ रक्षक नियुक्त किया है। लेकिन उसके बाद सांसद श्री भगत ने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे शासन की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सांसद श्री भगत ने तहसीलदार DS मरावी से भी कहा कि वे नुकसान वाले क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर आगे भेजें ताकि किसानों को जल्द फायदा मिल सके। तो प्रयास करने में और जितना अच्छा मैं कई जगह जाता हूँ, कुछ सरपंचों का भी काम बहुत अच्छा काम, तारीफ करने लायक काम। तो हर व्यक्ति ने ये सब चीजें करना चाहिए। अब जैसे शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, अब योजनाओं के बारे में अपन जितना जल्दी कर दें, लगन से कर, हितग्राही के पीछे भी पड़े अपन, तो ये सब सारी चीजें जो है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों को आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। इसीलिए ये प्राकृतिक प्रकोप से भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो आप सब लोग इस पे सब गंभीर हो करके, और तहसीलदार साहब ये थोड़ा समय कटाई का चालू हो गया है, आप अभी जो प्रभावित गांव है, इफेक्टेड गांव है, उनका सर्वे करो। देना नहीं, सुनो बेटा, देना नहीं देना शासन का काम, वो आपके हाथ में नहीं, सुनो, लेकिन आप सर्वे करके रिपोर्ट भेज दो। कल रिपोर्ट ही नहीं जाएगी और हम आज वहां कहे कि बोले वो चलेगा नहीं, इसलिए आप अपनी तैयारी रखो। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोटी में कुंभी समाज का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष इंजीनियर दिवाकर सिंह की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस समारोह में सामूहिक विवाह सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। श्री सिंह ने सफल उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं की हर संभव मदद करने का भी ऐलान किया। वहीं मनरेगा के सहायक यंत्री RR सनोडिया ने कहा कि अब हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। उसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर इतना काफी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारा समाज रूढ़िवादी में गुथा है। और इसलिए हम लोग ये सोचते भी हैं कि अगर समाज में, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए और हमने अगर समाज के क्षेत्र में काम करने का बेड़ा उठाया है, तो हम समाज को वहां पर ले जाके दम देंगे, क्योंकि उसके लिए हम दिन और रात देंगे। ये बात जरूर है कि समझाने में वक्त लगता है। हमारा जो उद्यमी बनना चाहता है, जो धंधा करना चाहता है, जिसके पैसे के अभाव में धंधा नहीं कर पा रहा है, इसके आप मेरे को 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग की एक लिस्ट दो, उन बच्चों को मेरे साथ भेजो, मैं आपको वादा करता हूँ 6 महीने में उनका धंधा खड़ा करके दूंगा। मेरी गारंटी है, मैं खुद प्रयास करूंगा। हमेशा मेरी सोच है कि मैं बुजुर्गों का सम्मान करूं, अपने बराबरी वालों का सहयोग करूं और अपने से जो छोटे उम्र के नवयुवक हैं, बच्चे हैं, उनका मार्गदर्शन करूं, उनके साथ स्नेह व्यवहार करूं, जिसको मराठी कल्चर के कारण कुणबी समाज बोलते हैं। सिर्फ शब्द भेद है, भाषा भेद है, अलग से कुछ भी नहीं है। आज हमारे प्रगतिशील कुणबी समाज जो मंडल लालबर्रा है, उसके तत्वाधान में हम लोगों ने दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। और इसमें दीपावली मिलन समारोह के में कार्यक्रम के साथ साथ हम लोगों ने कुछ कार्य योजनाएँ जो भविष्य की बनाई है। उसमें 2 हमारे मुख्य बिंदु हैं। एक ये है कि हमारे समाज के जो शादी योग्य युवक युवती हैं, उनका परिचय सम्मेलन, और एक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन। वारासिवनी में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां जारी हैं। यहां विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा चुनाव पर रणनीति तैयार की जा रही है। इधर NSCI के पदाधिकारियों ने 26 अक्टूबर को यहां के थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपकर चुनाव के मद्देनजर कॉलेज परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। हमारे तरफ से भी कि भले ही कॉलेज फेवर करे, लेकिन हमारा मानना यह है कि पुलिस प्रशासन फेवर किसी का नहीं करता। पुलिस को क्या पड़ेगी? आज जो कॉलेज में 30 तारीख को छात्र संघ चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उस संबंध में आचार संहिता गत दिवस से छात्रों के हित के लिए आचार संहिता लग गई है, जिसमें महाविद्यालय को स्ट्रिक्टली ये निर्देश आया है हायर एजुकेशन से या उच्च शिक्षा आयोग से कि बाहरी छात्रों का प्रवेश निषेध रहेगा।
लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे चुनाव पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे बाहरी छात्र ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं और उसमें कॉलेज की व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। उस संबंध में हम थाना प्रभारी महोदय के पास अपना ज्ञापन लेके आए थे कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें। सत्ता का दुरुपयोग ना हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, इसी आशय को लेकर हम थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन छात्र संगठन के माध्यम से सौंपने आए हैं। क्या मांग रखी छात्र संगठन में? मांग हमने यही रखी कि कॉलेज कैंपस के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू है, उसके कैंपस के अंदर सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनके पास ट्रेस है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसके माध्यम से उनको प्रवेश दिया जाए। बाहरी व्यक्ति को किसी भी सूरत में प्रवेश न दिया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अमेरिका में दिए गए अपने भाषण के दौरान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताया है। उनके इस बयान के बाद पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं जिलेवासियों ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सड़क वाले बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इस बयान को सही बताया है तो वहीं ज्यादातर लोगों ने मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा की है। तो चलिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका की सड़कों से बेहतर मध्य प्रदेश की सड़कों को बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर हैं और उन्होंने ये भी बताया कि करीब 2.25 लाख सड़कें जो है बनवाई गई हैं और वो सभी सड़कें बेहतर हैं। आइए इसी मुद्दे को लेकर हम जिले वासियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। कुछ सामान्य लोगों से बात करेंगे, कुछ बस वालों से बात करेंगे, कुछ ट्रक वालों से बात करेंगे, कुछ आम नागरिकों से बात करेंगे और कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, इन दोनों से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री के इस बयान से सहमत हैं या नहीं हैं। सड़कों पे बने गड्ढे, गड्ढों पे दौड़ता वाहन और धूल के गुब्बारों के बीच रहने को मजबूर लोग, ये नज़ारा अब जिले वासियों का मुकद्दर बन गया है। सड़क के यह हालात केवल बालाघाट शहर के ही नहीं बल्कि पूरे जिले में देखे जा रहे हैं और सड़कों की यह स्थिति आज की नहीं है बल्कि जिलेवासी यह नज़ारा वर्षों से देख रहे हैं। अब तो हालात ये है कि जिले वासियों को इन उबड़ खाबड़ रास्तों की आदत सी पड़ चुकी है। ऐसे आलम में इन बदहाल सड़कों को अमेरिका की सड़कों से अच्छी बताना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान की, जिन्होंने अपने 5 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर दिए गए भाषण में मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताया है। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा बेहतर हैं। मुझे लगा दुनिया को मध्य प्रदेश के बारे में बताना पड़ेगा। उनके इस बयान के बाद
पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है और लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से प्रदेश सरकार की खिंचाई करने पर तुले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस सड़क वाले बयान पर जिले वासियों ने भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कुछ लोग मुख्यमंत्री के इस बयान को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सड़क वाले इस बयान पर की गई चर्चा के दौरान ट्रक चालक मोहम्मद अनवर अंसारी ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के कई जिलों में ट्रक ले जाते हैं और सभी जगह सड़कों की हालत खराब है, जो गाड़ी चलाने के लायक भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश में बहुत जगह घूमते हैं ट्रक लेके, ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है? कैसी लगती हैं आपको यहाँ की सड़कें? बात यह है कि भाई अमेरिका से तो बेहतर नहीं हो सकती है, और जो भी फिलहाल इस स्टेट में रोड है वो किसी जगह पे चलने के लायक नहीं है। कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ हम चल सकते हैं, कुछ रोड बेहतरीन मिलता है, 2 लाइन। प्रदेश में कहाँ घूमे हैं आप? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सतना, मैहर, कटनी। और क्या पाया आपने वहाँ की सड़कों का? मतलब सड़कें किस प्रकार से है? वो ठीक नहीं है, चलने के लायक नहीं है। बालाघाट में भी घूमते होंगे? बालाघाट में भी घूमे हैं। कैसी रोड है यहाँ की? रोड ठीक नहीं है, रोड तो 3rd क्लास है, मतलब रोड चलने के लायक नहीं है। जब भी गाड़ी लेके जाओ टायर फटता है, टायर उड़ता है, बस यही शिकायत आता है, गाड़ी चलने में परेशानी होती है। तो क्या आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान से सहमत हैं कि उन्होंने कहा है कि यहाँ की रोड वहाँ की रोड से नहीं, आप सहमत नहीं हैं? नहीं। वहीं ऑटो चालक तेजलाल और 108 जननी वाहन चालक मनोज ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान को गलत बताया है। अगर बात करें तो जिले में क्या रोड अच्छी है? मैं इस रोड की बात करूँगा क्योंकि मैं यही रोड से चलता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं रहता हूँ लेंडे से बालाघाट अप डाउन करता हूँ। सवारी एकदम परेशान हो जाती है, भैया काय की रोड है, ऐसी रोड है, वैसी रोड है, इसकी बात करती रहती है। आपको क्या लगता है कि दिक्कत नहीं होती? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। रोड बनना चाहिए कि हर कोई इंसान बोलता है। तो जो मुख्यमंत्री ने जो वो दिए हैं, बयान दिए हैं कि यहाँ की रोड बहुत अच्छी है, अमेरिका के रोड से अच्छी है, तो क्या आप मानते हैं कि अमेरिका के रोड से अच्छी है? नहीं भैया, मैं भी बात आप सहमत नहीं हैं उनसे? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हैं। जी नहीं, गलत बात। क्या आप सहमत हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से? जी नहीं, खराब रोड है। बालाघाट जिले की अगर की जाए तो कैसी रोड है यहाँ की? इमरजेंसी में केस लाते इसमें पलटने का डर रहता है, गाड़ी पलटने की, बहुत बेकार रोड है। यानी आपके भी जान का खतरा बना रहता है। तो सीएम साहब का जो बयान है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मानते हैं कि उन्होंने सही बयान दिया है या गलत? नहीं, गलत बयान। इतना ही नहीं, जिले वासियों के अलावा दूसरे राज्यों से लोगों ने भी मध्य प्रदेश की सड़कों को खराब बताया है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के बस चालक जुगल किशोर पाठक ने भी बताया कि मध्य प्रदेश की सड़कों में वाहन दौड़ाने से वाहन के साथ साथ सवारियों की भी हालत काफी खराब हो जाती है। कौन सा वाहन चला रहे हैं आप? महाराष्ट्र राज्य परिवहन। कहाँ जाती है? बालाघाट से तुमसर तक के जाती है। तो आप क्या मानते हैं महोदय कि यहाँ की जो रास्ता है किस प्रकार से, कैसा है रास्ता? ये रास्ता बहुत खराब है, हमारी गाड़ी की भी हालत खराब हो गई, पैसेंजर की भी हालत खराब होती है। आपका अमेरिका की रोड से अच्छी हमारी मध्य प्रदेश की रोड है? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं है, मध्य प्रदेश की रोड खराब है। वही बात अगर जनप्रतिनिधियों की जाए तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से अच्छा बता रहे हैं। वहीं विपक्ष पार्टी के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के इस बयान को जनता के साथ किया गया मजाक बता रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बालाघाट सहित मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया है। सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर है, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने तो इस प्रकार से कहा या नहीं कहा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। बाकी ये बात तो सही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है
तब से सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई समय था ऐसा कि जब हम लोग मध्य प्रदेश की सड़कों पर आते थे तो कभी कभी हम अपने भाषणों में भी बोलते थे कि जब हम महाराष्ट्र से चलते थे और हमें नींद आ जाती थी गाड़ी में, लेकिन जब नींद खुलती थी तो हम समझ जाते कि अब मध्य प्रदेश के सीमा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये बात सही है, मैं तो नहीं, लेकिन आज की तारीख में हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी तो हैं। ठीक है, क्योंकि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है वो बयान सही है या गलत है? नहीं, उनका बयान बिल्कुल सही है। कांग्रेस के शासनकाल में रोडों की मध्य प्रदेश में रोड ही नहीं थी, लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, जब से मध्य प्रदेश में सुंदर रोडों का जाल बिछा है। अभी कुछ हमारे जिले में सिर्फ 1-2 रोड, वारासनी, बोनकट्टा, कटंगी, ये रोड को छोड़ दो तो बाकी पूरे जिले भर की रोड बहुत अच्छी सुंदर। जिले की न छोड़ते हुए अपन प्रदेश की बात करें, प्रदेश में तो बहुत अच्छी रोड है, रोडों का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लगभग पहले की अपेक्षा पहले तो रोडों में गड्ढे ही थे, अब आज की तारीख में तो रोड है, बहुत अच्छी रोड है। कहीं कहीं पे बरसात के कारण हो सकता है कहीं खराब हुई होगी, मैं स्वीकारता हूँ कहीं खराब हुई होगी, लेकिन रोडों का जाल बहुत अच्छा है और सुंदर रोड हमारे प्रदेश की। यानी ये मान लिया जाए कि हमारे प्रदेश की रोड, पूरे प्रदेश की रोड अमेरिका की रोड से बेहतर है। अब मैं अमेरिका तो नहीं गया हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने बोले हैं, मतलब सही बोले। सही। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को हास्यप्रद बताते हुए उन्हें गर्रा से वाराणसी मार्ग का सफर तय करने का न्योता भी दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सड़कों से अच्छी हमारी मध्य प्रदेश की सड़क है। क्या कहेंगे और क्या विचार रखेंगे? मुझे तो हास्यपद लग रही है, हंसी आ रही है हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से 12-15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर आप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं और मध्य प्रदेश की जनता को मामू बनाए हुए हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगा, मामू बनाया हुआ है। लेकिन अमेरिका में जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं कि अमेरिका की सड़कों से मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, तो अमेरिका की जनता मामू नहीं बना सकते मुख्यमंत्री जी। गूगल और मीडिया पे सर्च हो जाता है मध्य प्रदेश की सड़कें। अगर उन्होंने वहाँ पर सड़कें सर्च की मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आपके बयान गलत सलत बयानों से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है, तो कहीं पर आप सोच समझ कर बोलिए। और मेरा सीधा सीधा आरोप है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अगर मैं बालाघाट की स्थिति पर, मध्य प्रदेश छोड़िए बालाघाट की स्थिति, मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है एक बार गर्रा से लेके वाराणसी तक एक गाड़ी से आप केवल भ्रमण करके आ जाइए। मेरी गारंटी है आप बालाघाट में पुनः आने का कष्ट नहीं उठाएंगे। यानी बुधनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सिर्फ बालाघाट में आप आके गर्रा से वाराणसी तक आप सफ़र करके बताइए मुझे। तो आप ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसी तरह वाराणसी के निवासियों ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कुछ देखे होंगे अमेरिका में, तो मुख्यमंत्री ने वो बोले। अब आपने 2003 में भी मध्य प्रदेश के रोड आपका बचपना रहा होगा, पर रोड पे तो कभी चले होंगे, ठीक है ना। आज आप उनमें कुछ अंतर आपको रोड्स में समझ में आता है कि नहीं आता है? इंदौर से, भोपाल से इंदौर जाते हैं, भोपाल से उज्जैन जाते हैं। आप जितने महामार्ग देखोगे आज सबकी स्थिति बहुत बेहतर है पहले से। मैं अपने यहाँ के रोड के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अब एक बात बताओ, कभी हमने स्वप्न में सोचा था कि हमारे जिला महामार्ग सीमेंट के बनेंगे? तो मुख्यमंत्री ने अगर ये बोला कि अमेरिका से अच्छी रोड है, तो कहीं ना कहीं भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई भी मुख्यमंत्री अगर दे रहे हैं तो कुछ उसके पीछे की सच्चाई तो होगी। अच्छा, पूरे प्रदेश की जनता भी समझ गई है कि हमारे मुख्यमंत्री ने झूठ बोलने की हद को भी पार कर चुके हैं कि अमेरिका की तुलना मध्य प्रदेश की सड़कों से कर रहे हैं। तो या तो फिर ये बात हो सकती है कि जितने गड्ढे बालाघाट जिले में, जितने गड्ढे हैं बालाघाट जिले की सड़कों में, शायद उससे ज़्यादा गड्ढे अमेरिका में होंगे, अगर उनका ऐसा माना जाए कि मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जनता को एकदम बेवकूफ़ समझ के, और बहुत ही निंदनीय बयान है, अमानवीय बयान है ये, और सारी झूठ की यानी पराकाष्ठा है
क्योंकि हम स्वयं देख रहे हैं, पूरे ज़िले की जनता देख रही है कि बालाघाट ज़िले में सड़क किसी भी तरफ चले आओ, मुख्यालय को देख लो आप, मुख्यालय से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली सड़कें देख लो आप, इधर कटंगी सिवनी की सड़क देख लो आप, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों देख लो। अभी 1 महीना पहले भोपाल की सड़कों के बारे में आया, भोपाल की सड़कें भी पूरी गड्ढों में ख़राब हो चुकी है। ये नवभारत पेपर में आ चुका है, नई दुनिया में आ चुका है। अब मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है सीहोर बुधनी, मैं स्वयं वहाँ से निकला हूँ, तो वहाँ सड़क भी नहीं चलती, सड़क के बाजू से चलते हैं, सड़क में इतने गड्ढे। जब मुख्यमंत्री का क्षेत्र इतना गड्ढे धूल से मिला हुआ है, तो कुल मिला के मतलब सड़कों को इतने बदहाल स्थिति होने के बावजूद अगर ऐसा कहना कि अमेरिका की सड़कों से मतलब सड़कें ज़्यादा अच्छी है, ये तो झूठ की पराकाष्ठा हुई है। और ये प्रदेश की जनता को मैं बोल बिल्कुल बेवकूफ़ समझ के चल रही है। ये बहुत बड़ा छलावा, मानसिक शारीरिक रूप से शोषण मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे आम लोगों का जीवन दुभर हो गया, खासकर महिला बच्चे तो बहुत परेशान है। वहीं लालबर्रा में भी मुख्यमंत्री के सड़क वाले बयान पर कशमकश देखी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाले सड़क वाले बयान पर हमने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली, लोगों से जानकारियां ली, उनका क्या कहना है। ज़्यादातर लोगों ने जो है इस मुद्दे पे अपनी राय रखी है। बालाघाट से लोगों ने राय रखी है, वहीं वाराणसी से लोगों ने राय रखी। और इस पूरे मुद्दे को यदि निचोड़ के देखा जाए तो इसमें 2 बातें खास तौर पर सामने आई हैं। एक वो कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, और विपक्ष का है तो विपक्ष का काम तो भाई आरोप प्रत्यारोप लगाना है, तो उन लोग विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर खास बात यह है कि ज़्यादातर लोगों से जब हमने बात करी तो ज़्यादातर लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल गलत है। कैमरामैन BR रांगडाले के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर के बाद बालाघाट जिले में अलर्ट, जंगली क्षेत्रों में बढ़ाई गई सर्चिंग। खुरसौड़ी के पास कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। जिले में भी मनाया जा रहा है छठ पर्व, गुरुवार को डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ। परिवहन विभाग द्वारा की जा रही बसों की जांच, 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला। 2 स्कूल बस सहित 4 बसें जब्त। छात्र संघ चुनाव को लेकर PG कॉलेज में हुआ कार्यक्रम, छात्र छात्राओं को दी गई चुनाव संबंधी जानकारी। महिला कोच में सफर करने वाले 10 पुरुषों से वसूला गया 5,000 रुपए जुर्माना। और मुख्यमंत्री के सड़क संबंधी बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। भाजपाइयों ने कहा बहुत अच्छी है सड़कें, तो कांग्रेसियों ने कहा गलत बयान दे रहे हैं CM। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।